जय हिंद। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में क्या देखे थे, पिछली क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, हेनरी के नियम को पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम क्या होता है और आदर्श और अनादर्श विलयन को देखेंगे। तो हेनरी का नियम देखें तो पहले क्या, विलेयता अविलेयता था। फिर विलेयता तीन प्रकार की होती है, द्रव प्लस गैस की विलेयता, द्रव प्लस द्रव की विलेयता, द्रव प्लस ठोस की विलेयता। तो द्रव प्लस गैस की विलेयता में हम लोग हेनरी के नियम तथा उसके अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम और आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, अणुसंख्या गुणधर्म। नेक्स्ट क्लास में अणुसंख्या गुणधर्म को पूरा कंटिन्यू करेंगे। और हेनरी का नियम वाला वीडियो जिसने जिसने देखा था वो लोग कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, फिर से वो वीडियो लाई जाएगी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, राउल्ट के नियम को। किसके? राउल्ट के नियम को। यहाँ पर हम लोग देखेंगे द्रव प्लस द्रव की विलेयता में, द्रव प्लस द्रव की विलेयता, द्रव प्लस द्रव की विलेयता में हम लोग देखेंगे क्या, राउल्ट का नियम। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी इन लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड क्या, लिक्विड। ये हमारे पास इसकी इंग्लिश हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, राउल्ट के नियम को। राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राउल्ट लॉ। और राउल्ट का नियम होता क्या, देखिए राउल्ट के नियम के यहाँ एक फॉर्मूला होता है जो निकल के आता है, Pt इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये अभी कहाँ से निकला, पूरा सब कुछ पता चल जाएगा, बस आप लोग इसको याद करके रखिए, P2 नॉट x2 प्लस। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि राउल्ट का नियम होता क्या है। देख, पहले हमारे घर में जो मम्मी लोग हैं हम लोगों की, वो राउल्ट के नियम को जानती थी। लेकिन राउल्ट भाई साहब ने क्या किया कि अपना एक अलग से नियम दे दिया कि ये नियम है मेरा, ये लिख के दे दिया कि ये सब इसको याद करो। हम लोगों को याद करने के लिए एक नियम बना दिया, 12th में दे दिया राउल्ट का नियम। लेकिन मम्मी लोग हमारे घर में पहले जानती थी इसको। जिस माने हम लोग एक उदाहरण लिए इसका, मान लीजिए ये हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, पानी। ये हम लोग क्या ले लिए, पानी। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया क्या, शराब। इसको गांव देहात वाले क्या बोलते हैं, पौवा, दारू जिसको बोलते हैं हम लोग। शराब को क्या, पौवा, दारू। और यहाँ पे हो जाए ये 500 ml हो गया, पानी ले लिए। और यहाँ पे हम लोग ले लिए इसको, शराब को 200 ml। तो इसको अगर मिला देंगे हम लोग, मान लीजिए इसको हम लोग मिला देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पानी और शराब क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, विलयन। एक विलयन बनकर तैयार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विलयन। तो 500 ml पानी हो गया और 200 ml ये, तो ये पानी कितना हो गया, 500 ml, और शराब हो गया हमारे पास 200 ml। और हम पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए थे क्या, कि अगर कोई भी चीज अकेला है, कोई भी जब अकेला है तो वो क्या, जैसे पूरा अकेला है तो इसको एक चीज को इसको पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास शुद्ध विलायक हो जाता है। कोई चीज अकेला है तो क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक। आप लोगों को हम ये बता चुके हैं, शुद्ध विलायक। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक। तो और ये भी अकेला हो जाएगा तो ये भी शुद्ध विलायक हो जाएगा। यहाँ पे ये भी शुद्ध विलायक हो गया, ये क्या है, ये भी शुद्ध विलायक हो गया। और ये जब पानी और शराब को मिला दिया, जब एक विलयन बन गया, तो बात आती है इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है। राउल्ट भाई साहब ने क्या बताया, राउल्ट ने यही बताया कि विलयन में जिसकी मात्रा होगी, जिस शुद्ध विलायक की मात्रा ज्यादा होगी उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा।
जिसका वाष्प दाब ज्यादा होगा उसकी मात्रा ज्यादा होगी। राउल्ट ने यही बताया। तो यहाँ पे 500 ml पानी है और शराब कितना है 200 ml, तो जाहिर सी बात है कि इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, इसकी मात्रा ज्यादा है। तो ये हमारे पास मान लीजिए यहाँ तक है, क्या ये यहाँ तक भरा है और ये भी यहाँ तक भरा है। ये क्या हुआ हमारे पास, ये शराब है, दारू पौवा जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हमारे पास शुद्ध विलायक हो गया। तो इतना निकल के आया। अब इसके बाद मान लीजिए इसको हम लोग क्या करें, यहाँ से ढक दिए, इसको क्या किए, ढक दिए, इसको ढक दिए, क्या किए, ढक दिए। तो इस यहाँ पूछेंगे वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा। अब वाष्प दाब क्या आता है, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा उसका वाष्प दाब ज्यादा। तो हमारे पास क्या है, ये 500 ml है, ये 200 ml है, तो 500 ml ज्यादा होता है, 200 ml कम होता है, तो हमेशा इसका दाब ज्यादा रहेगा क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है। तो हम लोग, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी उसका वाष्प दाब ज्यादा। सो जिस विलायक की मात्रा ज्यादा रहेगी उसका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये राउल्ट का नियम है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखेंगे कि अब इसकी परिभाषा को देखेंगे, कैसे लिखा जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है। अब आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ऐसे एग्जाम में तो ये बना कर लिख नहीं देंगे कि ये परिभाषा होगी। मान लीजिए एग्जाम में परिभाषा पूछ ले, राउल्ट का नियम की परिभाषा लिखिए, तब क्या लिखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि राउल्ट के नियम की परिभाषा हो जाएगी, किसी विलयन में द्रव की मात्रा जितना अधिक होगी उसका वाष्प दाब उतना अधिक होगा। तो यहाँ क्या हो गया, किसी विलयन में द्रव की मात्रा, यहाँ पे द्रव की मात्रा, किसी विलयन में द्रव की मात्रा जितना अधिक होगी उसका वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। क्या होगा, उसका वाष्प दाब भी उतना ही अधिक होगा। तो अगर किसी भी विलयन में द्रव की मात्रा जितना अधिक होगी उसका वाष्प दाब भी उतना ही अधिक होगा। तो अगर देखिए आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों को और इजी चाहिए, इससे भी इजी परिभाषा बनानी है, इससे भी सरल परिभाषा बनानी है, तो इससे भी सरल परिभाषा हम लोग बना सकते हैं कि अगर किसी विलयन में, मान लीजिए इसको मान लीजिए आप लोग कह रहे हैं और इजी, इससे भी इजी। तो देखिए इससे भी इजी क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर किसी विलयन में, क्या, अगर किसी विलयन में दो द्रव हैं तो उस द्रव का, अगर किसी विलयन में कितने, अगर किसी विलयन का दो द्रव हैं तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। अगर किसी विलयन में दो द्रव हैं तो यहाँ पे, तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, जिसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी या अधिक होगी, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। अगर आप लोगों को पहला नहीं समझ में आया होगा तो ये 100% समझ में आ गया कि अगर किसी विलयन, कोई विलयन है उसमें दो द्रव है, कि कोई भी विलयन होता है वो दो घटक से मिलकर बना होता है, तो अगर उसमें दो द्रव हैं तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। जैसे कि मान लीजिए पानी और शराब के विलयन अभी बनाए थे, तो पानी
और शराब में जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी, अगर शराब की मात्रा ज्यादा रहेगी तो शराब का वाष्प दाब ज्यादा रहेगा, और अगर पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी तो पानी का वाष्प दाब ज्यादा रहेगा। वही चीज यहाँ पे बताएगा कि अगर किसी विलयन में 2 द्रव है तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, जिसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अभी हम लोग देख लिया ये सूत्र, जैसे पीटी यहाँ पे, तो पीटी हमारे पास क्या है, ये पीटी का मतलब क्या हो गया, पीटी का मतलब क्या, पी मतलब प्रेशर, टी मतलब टोटल, कुल क्या, कुल वाष्प दाब, कुल मतलब कि विलयन का वाष्प दाब। कुल मतलब क्या हो गया हमारे पास, विलयन का वाष्प दाब। और जो P1 नॉट है और X1 है, तो P1 नॉट जैसे कि जो शराब वाला हम लोग निकालते थे, इधर पानी था इधर शराब था, तो जिस पानी वाले का हो जाएगा P1 नॉट, इसकी वाष्प दाब हो जाएगा, और इसका मात्रा जो उसमें मात्रा जो होती पानी की वो X1 हो जाएगी, और जो शराब वाला था उसका वाष्प दाब P2 नॉट हो जाएगा और उसकी मात्रा X2 हो जाएगी। तो यही चीज उसमें बताया गया था। तो हमारे पास ये हो जाए, यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, Pt इक्वल टू P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। बस ये सिंपल सा है राउल्ट का नियम। इसमें क्या है, क्या ही रखा है, क्या लॉजिक है इसमें, किसी विलयन में द्रव की मात्रा जितनी अधिक होगी वाष्प दाब उसका उतना ही अधिक होगा। मतलब कि जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका वाष्प दाब बढ़ता चला गया, मात्रा कम होगी वाष्प दाब कम होगा। बस वही है राउल्ट का नियम, इसमें क्या ही लॉजिक है। तो चलिए देखते हैं अब आगे आदर्श और अनादर्श विलयन। इसके बाद क्या था, आदर्श और अनादर्श विलयन। अब हम लोग आदर्श और अनादर्श विलयन को देखेंगे। यहाँ पे आदर्श और अनादर्श विलयन, आदर्श और अनादर्श विलयन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देंगे, यहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे आदर्श और अनादर्श विलयन को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आदर्श विलयन देखेंगे क्या होता है, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन हमारे पास क्या होता है, देखिए इसको ध्यान से समझिए। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, मतलब कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। बस हो गया, सिंपल सी परिभाषा। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे आदर्श विलयन कहते हैं, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। और आदर्श विलयन क्या, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, Pt इक्वल टू P1 नॉट, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इसमें आयतन का परिवर्तन होता है, डेल्टा V इक्वल टू 0, और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊष्मा का परिवर्तन, डेल्टा H इक्वल टू 0। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल पे, मान लीजिए पानी है, ठीक है, पानी हमारे पास कितना हो गया, पानी 20 ml हम लोग पानी ले लिए, और यहाँ पे क्या ले लिए, दूध हो गया, दूध यहाँ पे 20 ml दूध ले लिए, कुल मिलाकर हमारे पास क्या हो गया, 40 ml बना। तो हमारे पास इसको ये पहले भी 40 ml था और बाद में भी ये 40 ml हुआ, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी उतना ही विलयन था और बाद में भी उतना ही विलयन हुआ।
20 ml ये था, 20 ml ये 40 ml हो गया, और बाद में ही पूरा 40 ml, मतलब कि इसमें आयतन का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये ऊष्मा परिवर्तन की बात करें हम, जैसे कि मान लीजिए ये पहले पहले भी ठंडा था यहाँ पे, और विलयन बनने के बाद भी, इससे विलय और विलायक अलग अलग है। पहले मान लीजिए ठंडा था, तो विलयन बनने के बाद भी ठंडा ही रहेगा, ना कि गर्म हो जाएगा। और अगर गर्म रहेगा तो गर्म ही रहेगा, ना तो ठंडा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आदर्श विलयन। और अनादर्श विलयन को देखेंगे क्या होगा। अनादर्श विलयन यहाँ पे अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, जस्ट इसका अपोजिट मार दो। आदर्श विलयन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन। तो क्या इसमें बस नहीं लगाना है, एक जगह क्या लगा देंगे, नहीं। ऐसे विलयन, क्या ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, बस हो गया। राउल्ट के नियम का क्या पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनादर्श विलयन क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। तो अनादर्श विलयन में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अनादर्श विलयन में क्या हो, यहाँ पे जो पी टोटल था वो डज नॉट इक्वल हो जाएगा P1 नॉट x1 के और प्लस P2 नॉट x2 के, यहाँ पे बराबर नहीं रहेगा। ये जो है Pt इक्वल टू पी टोटल जो है यहाँ पे वो डज नॉट इक्वल हो जाएगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 के। और यहाँ पे जो आयतन परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पे आयतन परिवर्तन डज नॉट इक्वल 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आयतन परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पे जो उष्मा का परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पे डज नॉट इक्वल 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे डज नॉट इक्वल लगा है, Pt इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 है, तो अगर बराबर नहीं है तो होगा क्या, मतलब बराबर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो यहाँ पे अगर बराबर नहीं हो तो P टोटल इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए नोट पे हम लोग लिखते हैं इसको, नोट पे अगर बराबर नहीं हो है तो ये Pt इक्वल टू या तो बड़ा रहेगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 के, या तो छोटा रहेगा। दो में से एक ही चीज हो सकता है, या तो बड़ा रहेगा या तो छोटा रहेगा। P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब देखिए यहाँ पे अनादर्श विलयन अब यहीं से निकला दो प्रकार का। अनादर्श विलयन कितने, दो प्रकार का। अगर बराबर नहीं है तो या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। तो अगर ये दो प्रकार का निकला तो ये दो प्रकार है क्या, यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि जो बड़ा है उसको क्या हम लोग कहते हैं, धनात्मक विचलन कह देते हैं, धनात्मक विचलन हो गया हमारे पास। और जो छोटा है यहाँ पे उसको कह देंगे ऋणात्मक विचलन। ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन। तो राउल्ट के नियम हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को राउल्ट का नियम समझ में आ गया होगा। अगर आपको राउल्ट का नियम समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे ही बने रहे चैनल पे। तो मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में।